एक माँ के लिए उसकी 13 बरस की बच्ची को जमीन में दफनाना कैसा महसूस होता होगा, किस पीड़ा से वो गुजरी होगी। वो छोटी अबोध बच्ची जिसे क्लास के बच्चे घोस्टिंग कर उसे मरने पर मजबूर कर देते हैं, या किसी ने उसे सच में मारा है। मरने के बाद वो बच्ची अपनी आप बीती कैसे अपने परिवार जनों तक पहुंचाती है, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, जिस पर ही आज मूवी स्ट्राइप कोरियन मूवी थ्रेड ऑफ लाइफ सुनाने आई है। डायरेक्टर ली हान, IMDb 7.1। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। एक छोटी 13-14 साल की लड़की चियोंजी अपने कपड़े इस्त्री कर रही होती है। उसकी बड़ी बहन माना, जो अभी अभी नहाकर बाहर निकली और स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। यहाँ उनकी माँ ह्योनसुक उनके लिए नाश्ता पका रही है। अब दोनों बहनें स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है और साथ मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। चियोंजी बिल्कुल चुपचाप बैठी है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। फिर वो माँ से बोली, माँ मुझे एडवांस बर्थडे गिफ्ट में एक MP3 प्लेयर चाहिए। माँ बोली, तुम्हें MP3 प्लेयर क्यों चाहिए भला? मेरे क्लास में सबके पास वो प्लेयर है, इसलिए मुझे भी चाहिए। माँ ने मना करते हुए कहा, ऐसे भी थोड़ी ना होता है, इस महीने थोड़े खर्चे हैं, अगले महीने दिला दूंगी, कहकर बात टालने लगी। बड़ी बेटी माना बोली, खरीद दीजिए ना माँ। अरे मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि नहीं खरीद दूंगी, माँ बोली। इसके बाद माना स्कूल जाने के लिए निकल गई और माँ भी चियोंजी को बर्तन सिंक में रख देने बोलकर अपने काम में निकल गई। चियोंजी एक लंबी सांस भरती है। उनकी माँ ह्योनसुक GS मार्ट ग्रोसरी में काम करती है। 9 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उसी पर है। ग्राहकों के बीच में उलझी ह्योनसुक को चियोंजी का फोन आया। वो माँ को एक ऊन की टोपी बुन देने को कहती है। काम में इतनी व्यस्त ह्योनसुक बोली, कभी MP3 प्लेयर चाहिए, कभी ऊन की टोपी, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, और माँ ने फोन काट दिया। इधर चियोंजी को माँ का उसे अनदेखा करना बुरा लगता है। ह्योनसुक अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उनकी हर माँ की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। यहाँ स्कूल में माना की दोस्त किम, जिसकी बहन मीरा चियोंजी के क्लास में ही पढ़ती है। माना का फोन बजा। माँ का फोन है। कौन सा MP3 प्लेयर लूं मैं चियोंजी के लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे पूछ कर बताओ तो। आखिर माँ तो माँ ही है, अपने बच्चे को मना कर कहाँ उनका मन मानेगा भला। माना ने चियोंजी को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर माना ने दोबारा फोन नहीं किया। और यहाँ घर पर नीचे जमीन में चियोंजी बैठी हुई है और एक लाल स्वेटर ऊपर सीलिंग से बंधा हुआ है। थोड़ी देर बाद बैकग्राउंड में आवाज सुनाई पड़ी, चियोंजी ने आत्महत्या कर ली। हाँ, जिस वक्त उसे माना का फोन आया था, उस वक्त चियोंजी आत्महत्या करने का ही सोच रही थी। इसके बाद माँ और बड़ी बहन एक पूल में बैठे हैं, हाथ में चियोंजी की तस्वीर लिए और फूल उन्होंने वही पानी में बहा दिया। माँ रोते रोते बोली, चियोंजी ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कुछ मत पूछना, बस उसे प्यार से अपने पास रखना, ठीक है चियोंजी के बाबा। उन्हें चियोंजी के मौत का बहुत दुख है। वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया। उसने ना ही कोई चिट्ठी, ना ही कभी अपनी परेशानी कही जिससे उसकी मौत की वजह मालूम हो सके। इस हादसे के बाद घर का मकान मालिक उन्हें बुरा भला सुनाकर घर छोड़ देने को कह देता है। अब दोनों वो घर छोड़कर दूसरे छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। घर घुसते ही पूरी जगह पब्लिक टॉयलेट की तरह महकने लगी। घर का एग्रीमेंट करने से पहले ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी ना माँ आपको, गुस्सा करते हुए माना बोली। इतना ही नहीं, सामान रखते वक्त उन्हें घर पर बड़े बड़े चूहे दिखे। माँ को ऐसे डर से भागता देख माना भी उनके पीछे भागी और दोनों बाहर आ गए, जहाँ एक अजीब सा लड़का, उनका पड़ोसी सांग, वहां दिखा। उसका हुलिया देख तो माँ बेटी को एक और बार जोर से झटका लग गया। शायद आप लोग चूहों से डर रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग में बहुत सारे चूहे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सांग के यूं बड़े बड़े जुल्फों को देख उसकी माँ तारीफ करती है, पर बेटी को पता है उसने हंसते हुए माँ से मजाक करने को मना किया। अब सांग अंदर गया। माँ को पूरा भरोसा है कि सांग ही उन चूहों को पकड़ सकता है। ये बात अपनी बेटी से कहते ही सांग उनकी तरफ दुगनी तेजी से भागता हुआ आया। ये देख माँ बेटी ने भी दौड़ लगाई। बाप रे बाप, कितना बड़ा चूहा, सांस भरते हुए सांग बोला। अब उन्हें मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर चूहे निकालने पड़े। सामान सब सेट करने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट पे ब्लैक बीन नूडल्स खाने बैठे। माँ बोली, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करना और पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसने भी बुरा कहा है उन्हें दिखा देना। ऐसी बदनसीबी में और कैसे अच्छे से पढ़ूं माँ? ऐसे ही बात करते करते माँ बोली, तुम्हारी जैसी ऐसी मुंहफट और बकबक बेटी होने की वजह से ही मुझे और काम करने की एनर्जी मिलती है। तभी माँ का फोन आया। एक आदमी है, वो उसे गाली देते हुए बोली,
अपनी बेरोजगारी को निकम्मेपन से मत ढाको। मेरी जिंदगी में तुम कहीं भी नहीं हो, तो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? शर्म नहीं है बेटियों की माँ को फोन करने में? और फोन काट देती है। माँ की बात सुनकर माना को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। उस रात माँ बेटी दोनों को नींद नहीं आ रही। हमने कभी चियांग जी को समझने की कोशिश नहीं की। आखिर उसके ऐसे करने की कोई तो वजह होगी। दोनों पूरी रात चियांग जी की ही बात करते हैं। अगले दिन स्कूल में सौक्योंग नाम की एक लड़की को चियांग जी का लॉकर खोलने की कोशिश करता देख टीचर ने कहा, क्या कर रही हो यहाँ? मैं तो बस चियांग जी का जिम यूनिफॉर्म लौटाने आई थी, जो मैंने 3 महीने पहले ली थी। टीचर गुस्सा करते हुए बोली, 3 महीने पहले का सामान तुम अब लौटा रही हो? पर उसने भी तो कभी मुझसे वापस नहीं मांगा, तो मुझे लगा शायद उसे उसकी जरूरत नहीं। लेकिन टीचर को ये बात पसंद नहीं आई। ऐसे दूसरों का सामान ईमानदारी से वापस न लौटाकर इतने समय तक क्यों अपने पास रखा? सौक्योंग भी गुस्से में जब चियांग जी के खिलाफ कहती है, तब उसके ऊपर माना ने एक बैग फेंक कर मारा। मेरी बहन को ऐसा क्यों कह रही हो? इसके बाद टीचर उन दोनों को आपस में बिठाकर बात करवाती है। सौक्योंग बोली, मेरी सहेली हवायोन ने मुझे ये जिम सूट एडवांस बर्थडे गिफ्ट दिया था। चियांग जी हमारे टाइप की लड़की नहीं थी और हम तो उसे दोस्त भी नहीं मानते थे। पर मैं ये जानती हूँ कि हवायोन चियांग जी की बेस्ट फ्रेंड थी और मैं केवल हवायोन को ही जानती हूँ, चियांग जी को नहीं। लेकिन अब पूरा स्कूल चियांग जी की मौत का कारण हवायोन को मान रहा होता है। माना पहले से जानती है कि चियांग जी और हवायोन दोनों अच्छे दोस्त हैं। एक बार वो हवायोन से मिल भी चुकी है और पहले ही मुलाकात में वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक आती हुई नजर आई। ये देख माना ने कहा भी था कि तुम तो चियांग जी से काफी अलग हो। जवाब में हवायोन ने कहा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तभी हम इतने अच्छे दोस्त हैं। अब आज के समय में स्कूल के बाद माना हवायोन से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। माना बोली, तुम तो चियांग जी की बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो उसके जाने का गम भी तुम्हें ज्यादा होगा। मैं चियांग जी के साथ बचपन से हूँ, लेकिन हम कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं, बस दोस्त थे। पूरा स्कूल चियांग जी की मौत वाले दिन क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्कूल में कुछ समय पहले एक प्रेजेंटेशन हुई थी। उस दिन चियांग जी बहुत दुखी लग रही थी। उसने प्रेजेंटेशन में कहा था, जिंदगी में झूठी हमदर्दी और प्यार दिखाना इंसान को धीरे धीरे अंदर से मारती रहती है। तुम्हारे निष्ठुर शब्द किसी को मार सकते हैं। क्या तुम मर्डरर इन द मेकिंग हो? चियांग जी ने पूरे क्लास को इशारा करके पूछा था। अब छुट्टी में हवायोन ने चियांग जी को कहा, ये मर्डरर इन द मेकिंग को ज्यादा नहीं हो गया? जिस पर गुस्से से चियांग जी ने कंफर्म्ड मर्डरर कहना चाहिए था ना, और वहां से चली गई। अचानक हवायोन जोर जोर से चियांग जी से माफी मांगने लगी, जैसे कि वो सबको दिखाना चाहती है कि उसे चियांग जी की कितनी फिक्र है। बाकी लड़कियां उसे रोकते हुए बोली, तुम हमेशा उस जैसी से माफी क्यों मांगती हो? अब यहाँ हवायोन माना से बोली, वो उस समय पूरे दौर से गुजर रही थी और बस मैं उसकी अच्छी दोस्त बनने की कोशिश कर रही थी। अरे तुमने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा जवाब नहीं दे दिया। मैंने तो बस तुम्हें बुरा लग रहा होगा इसीलिए पूछा था, माना बोल पड़ी। माना को उसकी बातों पे शक हो रहा है। इसके बाद उसने MP3 प्लेयर की बात उठाई जो चियांग जी मांग रही थी। हवायोन घबराते हुए बोली, हाँ हम दोस्त एडवांस बर्थडे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। सौक्योंग को जानती हो? माना ने पूछा। हाँ मेरी दोस्त की दोस्त है और शायद चियांग जी के क्लोज थी। दोनों जिम सूट एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे। और यहाँ माना ने उसका झूठ पकड़ लिया, क्योंकि जिम सूट तो उसे हवायोन ने दिया था और वो चियांग जी की क्लोज नहीं थी। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहती। रास्ते में हवायोन माना से बहुत बात कर रही है, नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है। चियांग जी ने जब कहा था कि आपसे बात करना मुश्किल है तो मुझे ऐसा लगा नहीं था, पर अब लग रहा है। इसके बाद माना बोली, चियांग जी ने कोई सुसाइड नोट तो छोड़ा होगा, बस अब मुझे ये पता लगाना है। ये सुन हवायोन के चेहरे का रंग उड़ गया और थोड़ी घबराई हुई सी भी लग रही है। इसके बाद हवायोन अपने घर आकर ड्रॉअर में कुछ जल्दी जल्दी ढूंढने लगी और फिर उसके हाथ लगी एक फ्रेंडशिप डिक्लेरेशन लेटर। लिखा है, चियांग जी और हवायोन आज से बेस्ट फ्रेंड हुए और एक दूसरे को बर्थडे गिफ्ट में MP3 प्लेयर और डिजिटल कैमरा देंगे, और नीचे दोनों का साइन है। इसका मतलब वो MP3 चियांग जी हवायोन को देने के लिए ही मांग रही थी। लेटर हाथ में लिए वो दिन याद करती है। चियांग जी हवायोन से नाराज थी और हवायोन ने सबके सामने माफी मांगते हुए एक फ्रेंडशिप डिक्लेरेशन लेटर साइन करवाया, जिसका मतलब कि वो अब से बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पर उसने वो लेटर फाड़ डाला, शायद उसे कोई डर हो। इधर ह्योनसुक लंच टाइम में खाना खाते खाते अपनी बेटी को याद करती है। इतनी छोटी सी बच्ची को अपने हाथों से दफनाकर कैसे खाना मेरे गले से उतर सकता है? मैं कैसे जिंदा रह पा रही हूँ? अब यहाँ दूसरी तरफ स्कूल टीचर हवायोन को एक काम देती है, चियांग जी का कुछ सामान उसके घर तक पहुँचाने का।
हवायौन वो बक्सा लेकर पहले तो रूम में आई और चुपके से बक्सा खोलकर उसने कुछ देखा। फिर वो उसे लेकर च्योंजी के घर जा पहुंची। माना के दरवाजा खोलते ही हवायौन अपनी सफाई में बोलती है, मैंने झूठ कहा था कि हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं च्योंजी से बहुत परेशान आ गई थी। वो बात बात पे झगड़ा और बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। वो खुद ही बात सुनाती और खुद ही मुश्किल में पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ही उसकी एकमात्र दोस्त थी। माना बोली, कहीं तुम्हारी वजह से ही तो उसकी बस तुम ही दोस्त नहीं रह गई थी। हवायौन थोड़ा विचलित होकर बोली, मुझे ज्यादा मत टटोलिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। माना ने धन्यवाद कहकर दरवाजा बंद कर दिया। कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि उसकी बहन की मौत के कारण हवायून ही है। अगले दिन ह्योनसुक के स्टोर पर एक आदमी उसे देख देख बड़ा मुस्कुरा रहा है। वो अपने सहकर्मी से कहती है, कैसे इस बेवकूफ के ऊपर मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। आज वो पैसे मेरे पास होते तो ऐसा न रहना पड़ता। दरअसल वो किम और मीरा के पिता मानहो है और वो ह्योनसुक से शादी करना चाहता है। और किम माना की अच्छी दोस्त है। काफी समय पहले ही उसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसके बाद से ही मानहो ह्योनसुक को पसंद और उसे शादी करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वह मानहो ह्योनसुक से बात करने उसे बाहर चलने को कहता है। बस ये आखिरी बार मुझसे बात कर लो। अब जैसे ही वो बाहर निकले, मानहो उसके सामने घुटनों पर बैठ हाथ जोड़ पैर पकड़कर, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और उसके गले लग जाता है। गुस्से में ह्योनसुक चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हें नहीं पसंद करती हूँ, समझ में नहीं आती बात, मुझसे दूर रहो। बाकी स्टाफ्स भी बाहर आ गए। शर्मिंदा मानहो वहां से चला गया। अब स्कूल में धीरे धीरे लड़कियां हुआयून को देख कानाफूसी करने लगी। वो देखो, उसी के चलते ही तो च्योंजी मरी है, उसे बातें सुनाते हैं। क्लास में भी हवायौन लास्ट बेंच में मीरा के ही बगल में आकर बैठी। मीरा बोली, तुमने क्यों बर्थडे पार्टी में च्योंजी को कहा कि उसके पिता ने आत्महत्या की थी, जबकि उनकी मौत तो एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। हवायौन, अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, शायद मैंने मजाक में कह दिया होगा। पर च्योंजी की मौत के बाद मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। ये सुन मीरा, ताकि तुम अब अपना शिकार मुझे बना सको। च्योंजी को बुली कर उसे मारने के लिए मजबूर करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन तुम मेरे साथ ये खेल नहीं खेल सकती। मुझे जवाब देना आता है। और उसके सर पर जोर से किताब दे मारा। गुस्से में हवायौन पूरी क्लास को कहती है, मैं बस अकेले ही उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम सब भी हो। मैं उसकी बहन को सब कुछ बता दूंगी, मेरे पास वो चैट्स अब भी है। और फिर रोने लगी। तभी देखा उसके नाक से खून बह रहा है। वो दौड़कर बाहर चली गई और रोते रोते खून साफ करने लगी। मीरा की कही ये बात हवायौन को बुरी लगती है, लेकिन अब उसे आदत सी हो गई है, क्योंकि पूरा स्कूल ही उसके खिलाफ ऐसी ही बातें कर रहा है। दरअसल हवायौन ऐसा ही करती है। किसी भी आउटकास्ट लड़की जिसे लोग इग्नोर करते हैं, उसे वो अपना दोस्त बनाती और ऐसे रहती उसके साथ जैसे कि वही उसकी एक लौती दोस्त है। और फिर वो अपने सारे काम करवाती और कहती कि हम दोस्त हैं। ये एक तरह का बुली करना ही हुआ। वो लोगों के सामने कुछ और रहती, उसके सामने कुछ और रहती, वो लोगों को कुछ और कहती उसके बारे में। ऐसे ही उसने च्योंजी के साथ भी किया था। अब कहानी अतीत में। हवायौन के एडवांस बर्थडे पार्टी का दिन है। क्लास की सभी लड़कियां मिलकर हवायौन के ही रेस्टोरेंट पे पार्टी कर रहे होते हैं। सभी को 2 बजे बुलाया जाता है, लेकिन च्योंजी को जानबूझकर 3 बजे बुलाया गया। क्या तुम मेरा MP3 प्लेयर लाई हो? हवायौन ने पूछा। सॉरी, मैं भूल गई, तुम्हारे असली बर्थडे पर तुम्हें दे दूंगी। ओह कोई बात नहीं। वहाँ बाकी सभी लड़कियां च्योंजी को लेकर चैट में मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हवायौन उसे सहानुभूति करती है, जैसे मानो कि वो ही उस बेचारी की एकमात्र दोस्त है। वो च्योंजी को अपने दोस्तों के बीच बेचारी बनाने का हर संभव कोशिश करती है। उसका हर एक बात उसे नीचा दिखाने के लिए होता है। हवायौन ने च्योंजी के लिए ब्लैक बीन्स नूडल्स मंगवाए, जो कि उसे बहुत पसंद है। इधर बाकी लड़कियां चैट्स में च्योंजी के खाने पीने, उसके कपड़े पहनावे को लेकर ट्रोल भद्दा भद्दा मजाक करने लगे। और मीरा को ये सब देख बहुत बुरा लगता है। रात में मीरा अपनी बड़ी बहन को च्योंजी के बुली की बात बता रही है कि कैसे हवायौन उसे ऑर्डर देती थी। च्योंजी को बुली इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था और उसे सब कुछ पता होने के बाद भी वो ना जानने का नाटक करती थी। मुझे इस बात से नफरत है। च्योंजी की बात आज अपनी बहन के मुंह से सुन किम थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि मीरा को भी वो पसंद नहीं थी। तभी उनके पापा घर आ गए और दोनों उन्हें देख अंदर अपने कमरे में चले आए। माँ के जाने के बाद वो पापा से इतना बात नहीं करते। जाते जाते मानहो दोनों के लिए कुछ पैसे छोड़ गया। अगले दिन किम ने कुछ बात करने माना को अपने घर पर बुलाया है। पहली बार वो किसी दोस्त के घर ऐसे खाने पर आकर थोड़ी हैरान सी है।
बात करते करते माना को पता चला कि किम के बाबा ही वो आदमी है जो उसकी माँ के पीछे पड़े हैं और उनसे मिलते भी है। पर किम की बात सुनकर माना ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ है ही नहीं। अकेले होने के बाद एक साथी की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ जबरदस्ती की जाए। क्या चौंजी को हमारे माँ बाबा के बारे में पता था? माना ने पूछा ही था कि अचानक मीरा का खाना सरक गया और वो खांसने लगी, जैसे कोई हैरानजनक बात उसने सुन ली हो। किम जल्दी जल्दी अपनी बहन को संभालती है। उन दोनों के बीच के प्यार को देख उसे चियोंजी की कमी खलने लगी। रोते रोते वो उसी वक्त घर के लिए निकल गई। रात में सोते समय उसे चियोंजी की बातें याद आने लगी। अगर किसी का कोई दोस्त ना हो और कोई अपना बनकर उसे चोट पहुंचाए, उसे नजरअंदाज कर दे, तो क्या करना चाहिए? उसके अलावा उसका और कोई दोस्त भी नहीं है, तो तब तो उसे अपना खुद का ही दोस्त बनना पड़ेगा, माना ने जवाब दिया। तो फिर मैं किसके साथ समय गुजारूंगी? चियोंजी ने पूछा, और अचानक माना को समझ आया कि चियोंजी अपनी ही बात कर रही थी। मैं एक अच्छी दीदी ना बन सकी माँ। वो आई थी मुझसे मदद मांगने। माना को एक टीस महसूस हो रही है। मैं भी एक अच्छी माँ ना बन पाई जो अपनी बेटी को समझ ना सकी। माना बोली, पर मैं पता लगा कर रहूंगी उसकी ऐसी हालत के पीछे कौन है। अगले दिन हवायोन अपनी माँ से $20 मांगती है। उसके दोस्त का जन्मदिन है। माँ ने पैसे तो दिए, लेकिन उसे सुनाते हुए बोली, तुम्हारी इस बुली करने की आदत की वजह से स्कूल तुम्हें स्पेशल क्लास में भर्ती लेने से मना कर रही है। मुझे सुनाई दिया उस लड़की का जो मारी गई। चियोंजी, जो चीज सही है वो किया करो, समझी? बाहर आकर हवायोन ग्रुप में अपनी तरफ से लंच, कुछ सजने के सामान पोस्ट करती है। ऐसे ही करके वो दोस्त बनाती है। पीठ पीछे उसे फ्री वॉलेट कहकर चढ़ाया जाता है, लेकिन ना किसी ने जवाब दिया और ना ही कोई वहां आया। दुनिया के भीड़ में भी वो खुद को अकेला महसूस करती है। अब रात में हवायोन घर लौटते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से बात करने आई, लेकिन वहां उसे सांग मिल गया जो कुछ समय के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जगह पर बैठा है। हवायोन वहां थोड़ी देर बात करने बैठी और पता चला कि सांग चियोंजी को पहले से जानता है, लेकिन उसे उसकी मौत के बारे में खबर नहीं थी। हवायोन ने पूछा, तुम कैसे उसे जानते हो? हम कभी कभार लाइब्रेरी में टकरा जाते थे। वो काफी बात किया करती थी। एक दूसरे से बात करना हमें पसंद था, पर मुझे जितना पता है उसे बातें करना बिल्कुल नहीं पसंद। वो हमेशा शांत रहती थी। शायद तुम्हारे लिए उसकी सोच कुछ अलग थी। फिर हवायोन ने पूछा, उससे आखिरी बार कब मिले थे? प्रेजेंटेशन के पहले दिन चियोंजी लाइब्रेरी आई थी, यानी मरने के एक दिन पहले। ये सुनकर हवायोन के कान खड़े हो गए और वो जल्दी जल्दी वहां से भागी। यहाँ माना चियोंजी की नोटबुक पढ़ रही होती है, तभी उसे हवायोन का फोन आया। उसने सांग और चियोंजी की मिलने की बात, साथ घूमने की बात, सब कुछ बताई, और ये भी कि मरने के एक दिन पहले वो उससे मिली भी थी। मैंने एक बार चियोंजी को उसके साथ देखा तो था। आज वो मुझे दोबारा दिख गया और पूछने लगा, चियोंजी और माना बहनें हैं ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हवायोन मैनिपुलेटिव है। वो बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती है। उसकी यही आदत है। इधर हवायोन की बात सुनने के बाद माना का शक सीधा सांग की तरफ मुड़ गया। वो माँ से कहने लगी, माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि चियोंजी किसी लड़के से मिलती हो, और हो सकता है कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया हो, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। माँ गुस्से से रोते हुए कहने लगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। अब अगले दिन माना लाइब्रेरी जाकर चियोंजी के अब तक के लिए हुए बुक्स का रिकॉर्ड चेक करती है, जिसमें से अधिकतर किताबें डिप्रेशन और उसके सॉल्यूशन के ऊपर है। ये देख उसे बहुत पीड़ा पहुंची। उसकी छोटी बहन इतने कष्ट में थी। इतने में लाइब्रेरी के बाहर पेड़ के नीचे उसे सांग बैठा दिखा। उसने उससे डरते डरते चियोंजी की बात पूछी, तुम दोनों तो साथ में समय गुजारते थे ना, क्या क्या जानते हो उसके बारे में? चियोंजी को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका कहना था कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम्हारी कही बातों को हवा में उड़ा दिया जाएगा। फिर एक दिन मैंने उसे डिप्रेशन पर किताब पढ़ते देखा। पूछने पर बोली कि किसी दोस्त के लिए पढ़ रही है, ताकि उसे नोट्स दे सके और वो दोस्तों के साथ नॉर्मल रह सके, नहीं तो उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले जाएंगे। माना बोली, पर उसने मुझसे तो ये सब कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा उसने? मैं क्यों उसके पास नहीं थी? कहते हुए वो रोने लगी। उसे ये बात खाए जाती है। सांग बोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। कभी कभी अजनबी लोगों से चीजें कहना आसान हो जाता है। वो अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहते हैं, और वो अजनबी उसके राज को अपने तक ही सीमित रख सकता है। अगले दिन नाश्ते में माँ बेटी के बीच थोड़ी झड़प हो गई। चियोंजी के जिंदा रहते कभी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया आपने?
वो किस चीज से गुजर रही थी, कभी पूछा था उससे? बीती बातों पे बात सुनाना बंद करो। माना गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो माँ से मिलने मार्ट पर आई। माँ ने बगल में अपने सहयोगी से माना के लिए मोमो बनाकर देने को कहा और इतने में माँ ने चियोंजी को सामने खड़ा पाया, जो आज साथ में डिनर करने पर बहुत खुश है। और फिर चियोंजी चाहती थी कि उसकी माँ अकेली ना रहे, अपने लिए एक हमसफर चुन ले। वही आज में माना भी अपनी माँ को घंटों घंटों खड़ा देख उनके लिए एक चेयर खरीदने का सोचती है। माँ जल्दी घर आना, मैं इंतजार करूंगी। और फिर दवाई की शीशी रख वहां से चली गई। बेटी की तरफ से प्यार और माया देखकर माँ बहुत खुशी महसूस करती है। अब यहाँ अचानक से हवायोन की माँ के रेस्टोरेंट से डिलीवरी प्लेट्स चोरी होने लगी, जिस वजह से उनका एक आदमी हर एक ग्राहक के पास आकर प्लेट्स की खबर ले रहा है। यहाँ ह्योनसुक काम के बीच में लंच टाइम में अपने दोस्तों के साथ बैठे बात करते करते ऊन की बुनाई कर रही होती है। ऊन के खत्म होते ही उसे उसमें से एक कागज रोल किया हुआ मिला। दरअसल वो नोट चियोंजी ने छोड़ा है अपनी माँ के लिए। माँ को पुराने दिन याद आ गए जब चियोंजी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। ब्लैक नूडल्स जो उसे इतना पसंद था वो नहीं खाना चाहती थी, नहीं तो वो एक दिन मर जाएगी। एक दिन ह्योनसुक को पता चला कि उसकी क्लास की हवायोन चियोंजी को परेशान करती है। इसके बाद वो हवायोन की माँ से मिलकर बोली, तुम्हें अपनी बेटी को कपटी नहीं होशियार बनाना सिखाना चाहिए। क्या मेरी बेटी का बोल रही हो? गलती तुम्हारी है कि तुमने अपनी बेटी को इतना डरपोक बनाया है। अब आज में ह्योनसुक फिर से आधी रात में एक और ऊन का गोला ढूंढते हुए उसे हाथ में लेकर बैठी है। चियोंजी ने ऐसे 5 के ऊन के गोले में 5 नोट छिपाए हुए हैं और ये वाला नोट माना के लिए है। तुम्हें ये पहले क्यों नहीं मिल गया माना? कहते हुए माँ ने ऊन का गोला उसे थमाया, जिसमें वो अपनी दी से बहुत प्यार करती है। मैं तुमसे कहीं दूर भी चली जाऊं तो मुझे कभी भूलना मत दी, सारंगी। 5 नोट्स में से ये दूसरा नोट निकला। माना ये पढ़ जोर जोर से रोने लगी, उसके आंसू नहीं थम रहे। अगले दिन ह्योनसुक हवायोन के रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ का फेमस ब्लैक बीन नूडल्स ही मंगवाकर खाती है, जो चियोंजी को बेहद पसंद था। हवायोन घर पर नहीं है तो ह्योनसुक ने उसकी माँ से मिलकर वही MP3 प्लेयर उसे दे दिया और वो बोली चियोंजी उसे ये देना चाहती थी। अच्छा होता अगर वो खुद ही इसे दे पाती। अब वापस जाते समय हवायोन की माँ उसे माफी मांगते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। माफी मत मांगना, माफी शब्द काफी नहीं है और मैं माफ नहीं कर सकती, कहकर वो निकल गई। हवायोन की माँ ने वो MP3 प्लेयर कूड़ेदान में डाल दिया। चियोंजी की वजह से उसकी बेटी जो दर्द झेल रही है, शायद इसीलिए। यहाँ हवायोन पूरे स्कूल में अकेली पड़ चुकी है, उसका कोई दोस्त नहीं है। अब वो चियोंजी की तरह अनदेखा, आउटकास्ट हो गई। उसे चियोंजी की तकलीफें महसूस हो रही है। कैसा होता है अकेला रहना, लोगों का सुनना। उसे बुरा लग रहा है, जिस वजह से उसने क्लास जाना ही छोड़ दिया। इधर हवायोन की माँ को भी स्कूल की तरफ से फोन आया और ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। एक दिन स्कूल में हवायोन को अपने लॉकर में एक ऊन का गोला मिला, जो उसे चियोंजी ने दिया था, पर वो उसके किसी काम का नहीं, इसीलिए उसने क्लास की एक लड़की को वो दे दिया स्वेटर बुनने के लिए। यहाँ हवायोन सबसे बात करना चाह रही है, लेकिन उसे कोई पत्ता नहीं दे रहा। ये देख नाराज होकर वो क्लास के बाहर चली गई। उस ऊन के गोले को देखकर मीरा को वो दिन याद आ गया जब उसकी दोस्ती चियोंजी से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वो कभी दोस्त हुआ करते थे। चियोंजी को बुनाई करना बहुत पसंद था। कुछ देर की बातों में ही दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। साथ में खेलना, हंसना, खाना पीना। अक्सर दोनों स्कूल के पीछे मिला करते थे। सामने कोई नहीं जानता था कि वो दोनों दोस्त हैं। और एक दिन मीरा ने अपने बाबा और चियोंजी की माँ को साथ देख लिया। उस दिन से उसके मन में चियोंजी के प्रति कड़वाहट पैदा हो गई। उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। उसके शब्द किसी तीर की तरह उसके दिल में जा चुभा। एक बार चियोंजी भीड़ में भी अकेली हो गई। उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। यहाँ मीरा के बाबा ने अभी तक ह्योनसुक का पीछा नहीं छोड़ा और उसकी बिल्डिंग तक चले आए। अब तक ह्योनसुक मीरा के बाबा की पहचान सबसे छुपा रही थी, लेकिन माना ने बता दिया कि उसकी बेटियां उसकी और चियोंजी की दोस्त है। उस दिन माना ने मीरा और किम को रात के खाने पर बुलाया। सारे गिले शिकवे, गलतफहमियां दूर हुई। उसके बाबा के भी बारे में उसने वो सब कहा जिससे वो अनजान थे कि वो एक अच्छे इंसान है। ह्योनसुक ने बहुत अच्छे से उन दोनों बहनों के सामने बात को संभाला। मीरा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। अब उसके अगले दिन उसी लड़की ने उस ऊन के गोले को भी बुनकर खत्म कर लिया है और आखिर में एक और वैसा नोट मिला जो मीरा के कहने पर उसे दे दिया।
मीरा सीधा अपनी दीदी किम के पास आई और चियोंजी का उसे दिया वो ऊन का गोला कहाँ है पूछने लगी। इतने में माना भी वहाँ आ गई। ये कहाँ से मिला तुम्हें? उसने पूछा। ये चियोंजी ने हवायोन को दी थी। इसका मतलब मीरा के पास जो ऊन का गोला है उसमें भी एक नोट चियोंजी ने छोड़ा होगा। अब तीनों छत पर होते हैं और उस ऊन के गोले से एक और नोट निकला जिसमें लिखा है, किसी के कहे कठोर शब्द दूसरे के दिल को छलनी कर जाते हैं जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा था और मैं भी मुस्कुराई थी। माना गुस्से में मीरा पे चिल्लाने लगी क्योंकि चियोंजी की आत्महत्या में कहीं ना कहीं मीरा भी भागीदार थी। इतने में किम ने माना को रोकते हुए कहा, मेरी बहन पर मत चिल्लाओ, अगर तुम्हें बात करनी है तो मुझसे करना और मुझे माफ कर देना, कहकर मीरा का हाथ पकड़कर वहां से लेकर चली गई। अब क्लास में किम बहुत रो रही है, खुद को कसूरवार मान रही है कि उसकी बहन ने ऐसा किया था। तभी माना उसे अपना रुमाल देकर स्कूल से निकल गई। अब अपने बिल्डिंग के बाहर वो एक हुडी पहने किसी को देखती है जो सांग के दरवाजे के बाहर रखा वही डिलीवरी प्लेट्स उठाकर बैग में रख रहा है। माना ने उसका पीछा किया। वो और कोई नहीं हवायोन ही है जो मेट्रो फिर बस और हर जगह अपने रेस्टोरेंट को बदनाम करती हुई फिर रही है ताकि उसकी माँ को रेस्टोरेंट बंद कर कहीं और जाने पर मजबूर होना पड़े। अब प्लेट्स फेंकते वक्त माना ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत सुनाने लगी, दोस्ती की आड़ में तुमने उसके जज्बातों के साथ खेला, उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया तुमने। आखिर में हवायोन ने स्कूल ना जाने का कारण बताया कि स्कूल जाने से उसे नफरत होती है, जैसे वो पागल हो जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि कोई उसे विश्वास नहीं करता, लेकिन चियोंजी को मैं बहुत मिस करती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माना गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन फिर वो घूमकर वापस आई और उसे उसका नोट दिया जिसमें लिखा है, उन सभी बुरे व्यवहारों के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तुम तो यहीं रहोगी। आशा करती हूँ तुम अब ये दोबारा नहीं करोगी, तुम्हें और कष्ट ना झेलना पड़े। हवायोन ये पढ़कर बहुत रो रही है और ये उसके दिल से निकले आंसू है। माना बोली, ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ करूंगी, लेकिन मैं ये ध्यान रखूंगी कि तुम मेरी बहन के रास्ते पर ना जाओ, ताकि कोई मेरी मरी बहन के ऊपर उंगली ना उठाए और दूसरों को मैनिपुलेट करना छोड़ दो। मैं वो आखिरी ऊन का गोला, वो आखिरी कड़ी ढूंढ कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। तब तक अपनी गलती का प्रायश्चित करो। हवायोन बहुत रोती है। यहाँ ह्योनसुक माना की स्कूल टीचर से मिलने आई है, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए। इसके बाद चियोंजी के क्लास में बैठ वो वही नोट पढ़ती है। माँ, अगर मैं जल्दी चली गई तो गुस्सा मत होना, मैं जहाँ रहूंगी खुश रहूंगी, आप हिम्मत मत हारना। सारांगी, माँ। इधर वापस घर आते वक्त ट्रेन में माना एक सपना देखती है कि वो और माँ बहुत तेज दौड़ते हुए घर पहुंचे। माँ ने दरवाजा खोलकर देखा, चियोंजी लाल स्वेटर ऊपर टंगे हुए उसके पास खड़ी है और वो दौड़कर चियोंजी को गले लगा लेते हैं और बहुत रोते हैं। उन्होंने चियोंजी को आखिरकार बचा लिया। उसने और माँ दोनों ने राहत की सांस ली और बहुत खुश है। चियोंजी भी बेहद खुश है। माना की बंद आंखों में पानी है, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान, मानो दिल का बड़ा कोई बोझ हल्का हो गया हो। चियोंजी जो कहना चाहती थी उन ऊन के गोले के जरिए वो लोगों तक पहुंच गए। असलियत में भी दोनों माँ बेटी चियोंजी की यादों को अपने दिल में बसाए हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। जाते जाते चियोंजी ने सबको जीना सिखा दिया और वो आखिरी ऊन का गोला किसी को नहीं मिलता जो कि लाइब्रेरी के किताबों के बीच पड़ा है। ना जाने वो नोट किसके लिए था, वो राज एक राज बनकर ही वही दफन हो गया। इसी के साथ कहानी यही समाप्त हुई। किसी भी हादसे के पीछे बहुत से लोग और कारण जुड़े होते हैं, उन्हें पहले ही जान लेना शायद किसी की जिंदगी बचा सकता है। और हाँ दोस्तों, गेस करके कमेंट पे जरूर बताएं कि वो आखिरी नोट किसके लिए हो सकता है। जिसका मेरे आंसर से मैच होगा मैं उस कमेंट को हार्ट दूंगी। चलिए बाय बाय दोस्तों, लव यू एंड टेक केयर। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव।